चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं कक्षा 9 की गणित। लेक्चर नंबर फर्स्ट है आपका और पहला अध्याय क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होता है? संख्या पद्धति में हम सभी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। ठीक, जिससे आरंभ में मनुष्य वस्तुओं को गिनने के लिए तमाम प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करता था, जैसे कंकड़ों का उपयोग करता था, उंगलियों का उपयोग करता था। ठीक, इन तरीकों से पहले संख्याओं या किसी चीज़ को गिना जाता था या किसी के ऊपर निशान लगाकर गिना जाता था। ठीक, अब देखिए, अब संख्या पद्धति का आविष्कार हो गया है। धन पूर्ण संख्याएं या धन पूर्णांक क्या होते हैं? धन पूर्ण संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनने में, संख्याओं को गिनने में करते हैं, वो धन पूर्ण संख्याएं होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो अभी पहले हम संख्याओं के बारे में जानते हैं क्या होती हैं। ठीक, जैसे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जितनी भी संख्याएं होती हैं, अभी तक आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ा होगा, सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। माइनस का 1, प्लस का 4, 3/4, ठीक, √2, इस तरह की जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ा होगा, सभी ये क्या हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इसके आगे परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में या बटे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, P/Q रूप वाली, यानी जिन संख्याओं को हम बटा में लिख सकते हैं, ठीक, वो क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। इस तरह की जितनी भी संख्याएं होती हैं, सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक, वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। या अंडर रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं आती हैं, जैसे ये है, ये संख्याएं हैं, ठीक, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं जिन संख्याओं का उपयोग हम किसी वस्तुओं को गिनने में सामान्यतया उपयोग करते हैं, वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और इस तरह अनंत तक। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं हम उन संख्याओं को कहते हैं, ठीक, जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक का जैसे नाम से ही पहचान में आ रहा है, पूर्णांक मतलब पूरा अंक। ठीक, जैसे आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह जितने भी संख्याएं हैं, सभी क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक कहने का मतलब कि पूरा अंक होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए और दशमलव में नहीं होना चाहिए। ठीक, तो पूर्णांक मतलब पूरा अंक। ठीक, पूर्णांक में भी 2 होते हैं, कौन से? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होते हैं? ऐसे पूर्णांक जो धन वाली संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह की जितनी भी संख्याएं धन वाली, पॉजिटिव संख्या, वो क्या होती है? धन पूर्णांक। और क्या होती है? ऋण पूर्णांक। ठीक, ऋण पूर्णांक क्या होती हैं? जो संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? ऋण पूर्णांक। ऐसे ये सभी क्या होती हैं? ऋण पूर्णांक। तो ये संख्याओं के बारे में हुआ, आप लोग इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं
सम संख्याओं के बारे में आप जानते होंगे, ठीक। जो सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं, ठीक, जिनके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 इकाई में आ जाता है तो संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जिनके इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7, 9, ठीक, अगर ये संख्याएं आ जाती हैं तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब धन पूर्णांकों का योग हम करते हैं। अगर हम दो धन पूर्णांकों को योग करें, मान लीजिए कि आपके पास, ठीक, दो धन पूर्णांक हैं a व b, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो एक हमें धन पूर्णांक ही प्राप्त होगा, ठीक। आगे देखिए, इसे क्या कहते हैं? ये आपका संवरक नियम कहलाता है। संवरक नियम। अगर हम दो धन पूर्णांकों को लेते हैं और उनका योगफल हमेशा धन पूर्णांक ही आएगा, जैसे 3 एक धन पूर्णांक है और 4 भी एक धन पूर्णांक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 7 क्या है? एक धन पूर्णांक ही है। तो ये कौन सा नियम होता है? ये संवरक नियम होता है आपका। अब देखिए, क्रम विनिमय नियम क्या होता है? क्रम विनिमय नियम, ठीक, जैसे मान लीजिए आपके पास दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी? माना a b, तो अगर a को पहले रख के b को बाद में रख के जोड़ोगे और दूसरी साइड b को पहले a को बाद में रख के जोड़ोगे तो दोनों का योग समान आएगा। जैसे आप संख्या ले लीजिए 3 और 4, तो पहले 3 को और बाद में 4 को रख के जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और अब पहले 4 को और बाद में 3 को रख के जोड़ेंगे तब भी 7 आएगा। दोनों ही दशा में योगफल क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्रम विनिमय नियम में संख्याओं के आर्डर को, संख्याओं के क्रम को बदल दिया जाता है, ठीक, और क्रम में बदलाव से संख्याओं के योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला नियम है साइसर नियम क्या होता है? ठीक, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में अगर कोई 3 संख्याएं होती हैं और हम अगर उसका योगफल करते हैं, जैसे ले लीजिए, माना 3 संख्याएं हमारे पास a, b और c हैं, तो अगर हम पहले a प्लस b का योग करें और बाद में c का योग करें तो जो संख्या प्राप्त होगी, और अब हम a का योग अलग और b और c का योग एक साथ करें तो इस दशा में जो संख्या प्राप्त होगी दोनों का योग आपस में क्या होगा? बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि 3 संख्याएं हैं 3, 4, 5, तो पहले हम इसको जोड़ लेंगे, यानी 3 और प्लस 4 को लेके जोड़ेंगे, उसके बाद 5 को जोड़ेंगे, ठीक, तो क्या आएगा? 3 और 4 7, और 7 प्लस 5 क्या आया? 12, ठीक। अब हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, तो लिखो 3 प्लस पहले 4 प्लस 5 को जोड़ लो, तो 3 प्लस 4 5 9, और 3 9 क्या आएगा? 12। देखिए दोनों ही दशाओं में योगफल समान आ रहा है, तो इस नियम को क्या कहते हैं? साहचर्य नियम, ठीक। अगला नियम क्या है? साहचर्य नियम, संवरक नियम, और ये आपका क्रम विनिमय नियम धन में, वो जो योग में और गुणे में, वो योग में और गुणे में लागू होती है। चलिए आगे देखते हैं। धन
पूर्णांकों का गुणा। ठीक, तो मान लीजिए कि आपके पास कोई दो धन पूर्णांक हैं, ठीक, जैसे a और b, कोई दो धन पूर्णांक है। जब हम इनका गुणा करते हैं तो जो संख्या हमें मान लीजिए c प्राप्त होती है तो वो भी क्या एक धन पूर्णांक ही होगी। तो हम ए बी के गुणा को a गुणे b ऐसे भी लिखते हैं और इसको हम a b ऐसे भी लिखते हैं। ठीक, तो अभी अगर हम प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमें प्राकृतिक संख्याएं ही प्राप्त होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। अभी हमने जो भी नियम पढ़े थे वो जोड़ में जो नियम पढ़े थे योग में, वो नियम इसमें भी लागू होते हैं गुणे में। जैसे पहला क्या था, संवरक नियम। संवरक नियम, संवरक नियम में क्या था कि दो धन पूर्णांकों का योगफल भी क्या होता है, धन पूर्णांक होता है। तो इसी तरह दो धन पूर्णांकों का गुणनफल भी धन पूर्णांक ही होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई धन पूर्णांक जैसे 3 है और 2 है, अगर हम इनका गुणा करते हैं 3 गुणे 2 तो हमें 6 प्राप्त होता है और 6 क्या है, 6 भी एक धन पूर्णांक ही है। दूसरा क्या पढ़ा था हमने, दूसरा था क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, तो क्रम विनिमय नियम में क्या था, अगर दो संख्याएं लेते हैं a b और उनका गुणा करते हैं तो a को पहले रख के b को बाद में रखते हैं तो जो प्राप्त होता है वो अगर b को पहले रख के a को बाद में रखें और फिर जो प्राप्त होगा तो दोनों का मान समान होगा। जैसे मान लीजिए कि संख्याएं 3 और 2 हैं तो हम पहले 3 को और 2 को बाद में रख के गुणा करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। अब हम संख्याओं के क्रम को बदलेंगे तो पहले 2 और बाद में 3 को रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6 ही प्राप्त होगा। ठीक, तो दोनों दशाओं में समान गुणनफल प्राप्त होता है। अतः गुणा में भी यह नियम लागू होता है और इस नियम को क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम। अगला नियम क्या है, साहचर्य नियम। ठीक, साहचर्य नियम क्या है, साहचर्य नियम में हमने क्या पढ़ा था, अगर हम 3 संख्याएं लेते हैं, माना a b c 3 संख्याएं हैं और हम पहले a और b का गुणा करें और बाद में c का गुणा करें तो जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा वही गुणनफल हमें पहले अगर हम b और c का गुणा करें और बाद में a के साथ गुणा करें तब जो गुणनफल प्राप्त होगा तो दोनों ही दशाओं में सेम होगा। जैसे हम 3 संख्याएं मानते हैं 2 3 4, ठीक, तो अगर हम पहले 2 और 3 का गुणा करते हैं और उसके बाद 4 का गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा, ठीक, क्या प्राप्त होगा, 2 3 6 गुणे 4 क्या आएगा, 24 आएगा। और अब हम क्या करते हैं, संख्याओं के गुणन के क्रम को बदलते हैं। अब हम 2 को बाद में गुणा करेंगे, पहले 3 और 4 को गुणा करते हैं तो 2 गुणे 3 चौको 12 और फिर गुणा करिए 2 12 गुणा करेंगे तो 24 आएगा। तो देखिए दोनों ही दशाओं में समान गुणनफल प्राप्त होता है, अतः ये गुणन साहचर्य नियम का भी पालन करता है। ठीक, अब देखते हैं जैसे आपके सामने पहला प्रश्न है, अगर कह दिया जाए कि 20 और 40 के बीच सभी 20 और 40 के बीच 20 और 40 के बीच सभी सम धन पूर्णांक लिखो। तो 20 और 40 के बीच होना चाहिए और धन पूर्णांक होना चाहिए। तो 20 के बाद पहला सम संख्या क्या आती है, धन पूर्णांक और सम संख्या 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 30 और 32, 34, 36, 38 और 40 नहीं लिखेंगे क्योंकि 40 के बीच की चाहिए। अगला अगर देखते हैं, अगर कह दिया जाए 1 और 10 के बीच सभी
अभाज्य संख्या लिखो। ठीक, तो अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक, अगर हम एक को कहें कि क्या ये अभाज्य संख्या है तो हम इसे नहीं कह सकते कि ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड है। कौन? 1। ठीक, अगर हम 2 को कहें तो 2 को हम दो के गुणनखंड करिए, 2 के 2 गुणनखंड हैं, एक तो 1 है और दूसरा क्या है? 2 है। तो 1 और 10 के बीच 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 भी क्या होता है? 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे। जैसे देखिए 4 का एक गुणनखंड 1 होगा, 4 का दूसरा गुणनखंड 2 होगा, तीसरा गुणनखंड क्या होगा? 4 स्वयं होगा। तो इसके 3 गुणनखंड हो गए, अतः यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या होने के लिए उसके पास 2 गुणनखंड होना अनिवार्य है। अगर उसके पास 2 से कम गुणनखंड है तब भी वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी, और अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तब भी हम उसे अभाज्य संख्या नहीं कह सकते। तो 2 के बाद 4, 4 नहीं होगी, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 9 नहीं होगी, क्योंकि 9 के पास भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक, आगे देखिए, अब योगात्मक प्रतिलोम देखिए क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम, ठीक, 2 प्रतिलोम होते हैं, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम। ठीक, योगात्मक प्रतिलोम उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या को जोड़ने से, ठीक, उसका योगफल 0 आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई संख्या एक है a, ठीक, माना कोई संख्या क्या है? 1 a है। ठीक, माना संख्या a है। अगर हम कहें कि a का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो इसमें उस संख्या को कुछ भी ऐसी संख्या जोड़ दें, क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो क्या होता है इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो ए में ऐसा क्या जोड़ दें कि 0 आ जाए, तो इसको हल करने के लिए इसको उस साइड ले जाएंगे तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस के ए आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ए, इसकी जगह क्या होगा? -a, तभी तो 0 आएगा दोनों कट के। तो अगर हम समझें इसको तो क्या होता है, जो भी संख्या लिखी होती है उसके चिन्ह को परिवर्तित कर देते हैं, तो वही उसका क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम। जैसे 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो समझो 2 का योगात्मक प्रतिलोम माना a होगा, तो योगात्मक प्रतिलोम को अगर संख्या में जोड़ देते हैं तो उसका जो योगफल आता है वो क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो अब a का मान निकाल लीजिए, तो a का मान निकालेंगे तो a बराबर, ये माइनस का 2 जब बराबर के उस साइड जाता है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो अगर इधर ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2, ये देखिए। ठीक, इसका मतलब -2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +2 होगा। तभी तो -2 और +2 करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक, तो योगात्मक प्रतिलोम निकालना आसान है। जैसे मैं कुछ भी कह दूँ, जैसे आगे, जैसे -q का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +q होगा। ठीक, इसी तरह जैसे मान लीजिए 4 का जैसे -5/6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो प्लस का 5/6 होगा। अगर कहा जाए 7/4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो -7/4 होगा। ये होता है, यानी चिन्ह विपरीत होता है, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0 आएगा। अब इसके आगे जैसे क्या है, जैसे गुणात्मक प्रतिलोम, वो गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या को कहते हैं जिसका गुणा करने से हमें 1 प्राप्त हो जाता है। ठीक, जैसे माना कोई संख्या p है, ठीक, माना p संख्या है, तो p में हम कौन सी संख्या का गुणा कर देंगे तो a प्राप्त हो जाएगा। तो मान लीजिए कि वो संख्या क्या है? a। तो p का अगर हम a में गुणा कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? a।
तो अब हमें ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, ए को इधर ही रखिए और इसके ये गुणा में है, तो जब पक्षांतर होगा तो क्या आएगा 1/p। ठीक, तो देखिए चाहे यहाँ रखिए p गुणे ए का मान क्या निकाला गया है 1/p, तो p से p कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या को कहते हैं जिसका गुणा करने से हमें 1 प्राप्त हो जाता है, वो संख्या उसका क्या कहलाती है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, जैसे 4 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 4/5 होगा, तभी तो 5 से 5 कटेगा, 4 से 4 कटेगा और 1 प्राप्त होगा हमें। ठीक, आगे देखते हैं। और अगर ऐसा कभी कहा जाए जैसे P प्लस Q का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम, तो P प्लस Q का योगात्मक प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह को बदलते हैं, तो इधर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा P प्लस Q। ये ऐसा भी दिया रह सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है, जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस P और माइनस Q, ये ऐसा भी हो सकता है योगात्मक प्रतिलोम में। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे x का मान निकालना है, अगला है x का मान निकालना है, क्या दिया गया है, जैसे 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x। तो देखिए हमें इसका मान निकालना है, तो करिए, पहले इसका गुणा करेंगे, ब्रैकेट कोष्टक लगा, इसका मतलब पहले कोष्टक हल होगा, तो 5 गुणे 3 दूनी 6 बराबर 5 3 15 गुणे x। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x गुणे 15 बराबर 5 गुणे 6। ठीक, तो हम x का मान निकालने के लिए इसका पक्षांतर करेंगे, तो इधर ये गुणा में है तो उधर भाग में चला जाएगा, तो 5 गुणे 6/15, तो 5 3 15, 3 आया और 3 दूनी 6, तो x का मान क्या आ गया 2। ठीक, अब देखते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या खींची है, इसके बीचों बीच हम क्या लेते हैं, शून्य लेते हैं, और अगर हम इसके दाएं साइड जाते हैं तो इधर क्या होता है, अगर हम इधर जाएंगे तो ये क्या होगा, धनात्मक, और अगर जीरो से इधर आएंगे तो ये क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक, तो इधर जाएंगे तो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7, इस तरह अनंत तक होगी। इधर आएंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस 4 माइनस 5, और इधर अनंत तक जाएंगी ना ये संख्याएं। तो ये क्या होती है, संख्या रेखा, और संख्या रेखा में ही हम इस तरह संख्याओं को निरूपित करते हैं। ठीक, तो जैसे आगे दे दिया है, आगे दिया है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योगफल लिखिए। तो 5 और 7 का योगफल लिखेंगे, देखिए 7 8 9, इधर इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 10 11 12, तो 5 लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या होगा 5। ठीक, और 7, तो 7 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये 7 होगा, और यहाँ भी योगफल ज्ञात करना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक साथ पूरा 12 प्राप्त होगा। तो क्या होगा, 5 प्लस 7 बराबर 12 प्राप्त होगा। तो संख्या रेखा में इस तरह योगफल करते हैं। अब देखते हैं आगे कुछ कंडीशन दी गई है, तो देखते हैं, यदि ए सम संख्या तथा बी
विषम संख्या हो तो हमें कुछ चीज़ ज्ञात करना है। जैसे देखिए ए स्क्वायर क्या होगा, तो अगर ये सम संख्या है तो सम संख्या कुछ भी मान सकते हैं, क्या आएगा। तो मान लीजिए कि हम a बराबर 2 मान लेते हैं और b बराबर क्या माने, ठीक, a बराबर 2 और b बराबर 3 मानते हैं क्योंकि 3 विषम संख्या है। तो a का स्क्वायर करिए, देखिए क्या प्राप्त होता है, यानी सम संख्या का वर्ग करने से हमें क्या प्राप्त होता है। तो अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा, जो भी क्या है एक सम संख्या ही है, अर्थात सम संख्या का वर्ग करने से हमें क्या प्राप्त होता है, एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। आगे देखिए बी स्क्वायर करने से, बी स्क्वायर करिए, बी यानी विषम संख्या यानी 3 का स्क्वायर करिए तो 9, जो कि एक क्या है, विषम संख्या है, अतः विषम संख्या का वर्ग करने से हमें क्या प्राप्त होती है, एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है। अगला जैसे a प्लस बी कहने का मतलब कि अगर हम सम और विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है, विषम संख्या, ठीक। अगर हम सम और विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है, ठीक। अगर हम सम संख्याओं या विषम संख्याओं का गुणा कर सम संख्याओं और विषम संख्याओं का गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखिए 2 तिहाई 6, जो कि एक सम संख्या है, तो क्या प्राप्त होता है, सम संख्या, ठीक। तो यदि हम सम संख्या और विषम संख्या का गुणा करते हैं तो हमें सम संख्या प्राप्त होती है। और अगर ऐसे करते हैं ये a+1 तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 + 1 बराबर क्या होगा, 2 × 3 बराबर 6, तो क्या प्राप्त होता है, सम संख्या, ठीक, ये चीज। अगला देखिए जैसे ऋणात्मक, अगर संख्या देखा में हमें कुछ चीज़ दर्शाना होता है, अगर कुछ दिया, जैसे मान लीजिए दिया है आपका कि संख्या रेखा पर -5 -4 -3 0 1 2 3 इस चीज़ दर्शाना है, तो यहाँ पे लिखिए 0, इधर 1 2 3 4 5, इधर माइनस वाली संख्या लिखिए 2 3 4 माइनस का 5, ठीक। तो हमें क्या क्या दर्शाना है, इन्हीं संख्याओं को दर्शाना है, तो केवल इन्हीं संख्याओं को हम लिख देते हैं बस। और लिखिए 4 है 4 लिखेंगे, -3 है -3, ठीक। ये बस इतनी संख्याएं लिखना है इसमें हमें।